चित्रकूट एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मेरा नाम संजय है। आज की क्लास में हम शहरीकरण यानी अर्बनाइजेशन के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, शहरीकरण जो होता है वह विकास और शहरीकरण एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं। दोस्तों, विभिन्न विद्वानों ने अपने अपने विचार दिए हैं तथा इसकी परिभाषाएं दी हैं। अगर हम यूएन की बात करें तो यूएन ने शहरीकरण को परिभाषित करने के लिए 4 आयाम दिए हैं, जिनमें जो पहला 4 जनसांख्यिकीय मेगा प्रवृत्ति, दूसरा जनसंख्या वृद्धि, तीसरा काम प्रभावन तथा चौथा अंतरराष्ट्रीय प्रवास। जनसंख्या वृद्धि क्या है? अगर इसमें हम भारतीय परिप्रेक्ष्य पर बात करें तो किसी भी क्षेत्र को नगर तब घोषित किया जा सकता है जब उसका जनसंख्या घनत्व 400 से अधिक हो और वहां पर गैर कृषि वाले लोग कम से कम पुरुषों में 75% पुरुष गैर कृषि कार्य से लिप्त होने चाहिए। अगर हम बात करें कि इस शहरीकरण के संबंध में रिपोर्ट, तो एशियाई विकास बैंक ने 2019 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है, जिस पर उसने दिया है कि 2050 यानी भारत की आजादी के समय विश्व के संपूर्ण क्षेत्र का 30% लगभग शहरीकरण था। वहीं 2018 में 55% बढ़ करके हो गया है, जो दोस्तों आज बहुत बड़ी एक चुनौती का सामना कर रहे हैं। विश्व में आने वाले समय यानी 2050 तक संभावनाएं जताई जा रही हैं कि शहरीकरण का विस्तार लगभग 68% हो जाएगा। यह आज विश्व के समक्ष एक बहुत बड़ी चुनौती के रूप में उभर कर आया है। तो दोस्तों, हम यह जानने का प्रयास करें कि क्या कारण है जिसके कारण शहरों का इतना अधिक विकास होता चला जा रहा है और लोग शहरों पर इतना पलायन कर रहे हैं। तो दोस्तों, यदि बात करें कि तो भारत का आज का लगभग 35% लोग आज शहरों पर निवास कर रहे हैं। तो दोस्तों, क्या क्या कारण इनके हैं? तो पहला, व्यापार और उद्योग। दोस्तों, भारत का या विश्व के किसी भी क्षेत्र की हम बात करें तो वहां का व्यापार और उद्योग लगभग नगरों या शहरों पर स्थापित है, जिसके लिए लोग वहां पर पलायन करते हैं। दूसरा, आर्थिक अवसर। शहरों पर उद्योग धंधे होने के कारण लोगों को आर्थिक जीवन जीने के लिए पर्याप्त मात्रा में काम मिलता है और रोजगार के अवसर की खोज के लिए वह शहरों की ओर पलायन होते हैं। तीसरा, शिक्षा। दोस्तों, ग्रामीण स्तर की शैक्षिक स्तर बहुत ही बुरी हालत है और शहरों पर कम जनसंख्या तथा अधिक शिक्षा स्तर में सुधार होना, डिग्री कॉलेज तथा हायर एजुकेशन के लिए बेहतरीन सुविधाएं उपलब्ध हो जाती हैं, जिसके कारण लोग यहां पर पलायन कर रहे हैं। अगला बात करें स्वास्थ्य। दोस्तों, ग्रामीण स्तर पर हालांकि आज सरकार ग्रामीण स्वास्थ्य केंद्रों की स्थापना कर रही है, किंतु आज वहां इतनी समस्याएं अभी भी देखने को मिल रही हैं, जिसके कारण अपना इलाज करवाने के लिए शहरों की ओर निरंतर पलायन करते जा रहे हैं। पांचवा, प्रवासन। दोस्तों, लोग कृषि के क्षेत्र में आर्थिक दृष्टिकोण से आर्थिक स्थितियां उनकी ठीक ना होने के कारण वह अपने ओर पलायन करते चले जा रहे हैं। दोस्तों, बात करें कि भारतीय सरकार ने शहरीकरण के लिए कौन कौन सी संस्थाएं स्थापित की और वो कैसे कार्य कर रही हैं। दोस्तों, भारत सरकार ने आवास और शहरी कार्य मंत्रालय, दूसरा शहरी विकास से संबंधित राज्य विभाग। जो शहरीकरण दोस्तों यह राज्य सरकार के अंतर्गत आता है और राज्य सरकार इसके लिए राज्य विभाग की स्थापना इसके विकास के लिए किया हुआ है। अगला बात करें नगर निगम तथा नगर पालिकाएं। दोस्तों, शहरी या नगरों पर नगर निकाय तथा नगर पालिकाएं जैसी संस्थाएं होती हैं जो शहरों के विकास तथा उनके प्रवासन के लिए भी कार्य कर रही हैं। अगला बात करें शहरी विकास प्राधिकरण। एक संगठन शहरी विकास प्राधिकरण जो वहां की प्रशासनिक तथा स्थितियों के बारे में जानकारी रखती है तथा रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। बात करें कि दोस्तों, नगरीकरण का जो संवैधानिक उल्लेख यानी भारतीय संविधान में नगरीकरण का कहां पर उल्लेख किया गया है और क्या क्या चीजें दी गई हैं। तो दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 क्यू और 243 डब्ल्यू में नगरीकरण का उल्लेख किया गया है और 74 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1992 में भी दोस्तों नगरीकरण से या नगर पालिकाओं से संबंधित प्रावधान है और भाग 9A जो
जोड़ा गया है वह भी हमारा नगरीकरण से संबंधित है और अनुसूची 12 का मुद्दा दोस्तों 12वीं अनुसूची भी नगरीकरण से संबंधित है। तो आपने देखा कि हमारे संविधान में इतना प्रावधान नगरीकरण के लिए किया गया। यही अगर हम दोस्तों बात करें ग्रामीण की तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों के गठन से संबंधित है, जो महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज्य से लिया गया है या उन्हीं की अवधारणाओं से संबंधित है। कि दोस्तों आज सरकार शहरी यानी ग्रामीण स्तर पर क्या क्या सुधार कर रही है। तो दोस्तों 2014 के बाद हालिया सरकार के मुद्दे अगर हम देखें तो शहरीकरण पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र तथा वहां पर हर घर बिजली योजना, उज्ज्वला योजना तथा दोस्तों वहां पर सड़कों का एक जाल यानी पूर्ण रूप से गांव को भी शहर के मॉडल पर ढालने का कार्य किया जा रहा है। दोस्तों अगर बात करें कि सरकार इस शहरीकरण के संबंध में कौन कौन से प्रावधान किया है या कौन कौन सी योजनाएं लागू की है। स्मार्ट सिटी, दूसरा अमृत मिशन। दोस्तों स्मार्ट सिटी अगर प्रोजेक्ट 1 की बात करें तो इसमें प्रमुख 100 शहरों को स्मार्ट सिटी में बदलने का कार्य किया गया था। दूसरा अमृत मिशन, तीसरा स्वच्छ भारत मिशन शहरी। दोस्तों शहरों के लिए स्वच्छ भारत मिशन प्रावधान किया गया है तथा ग्रामों के लिए भी दोस्तों सांसद ग्राम योजना का प्रावधान किया गया था और वहां पर भी साफ सफाई तथा दोस्तों स्वच्छ भारत मिशन चलाया गया है। अगला बात करें पीएम शहरी आवास योजना, शहरों पर रह रहे लोगों के लिए आवास उन्हें मुहैया करवाना तथा जो लोग वहां पर झोपड़पट्टियों पर रहते हैं उन्हें घर देने के लिए प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना लागू की गई है और दोस्तों इसी शहरी योजना को ग्रामीण स्तर पर भी लागू किया गया है। आकांक्षी जिला योजना, दोस्तों सरकार जिले के रोजगार बढ़ाने के लिए तथा उनके महत्व को दिखाने के लिए वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट नामक योजना लागू की है। अगर हम बात करें कि आखिरकार दोस्तों सरकार के पास क्या मजबूरियां हैं जिसके कारण शहरीकरण के लिए इतना अग्रसर या कार्य कर रही है, अब हम उन्हीं प्रतिबद्धताओं या मजबूरियों के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों वैश्विक प्रतिबद्धताएं, अगर बात करें एसडीजी के लक्ष्य नंबर 11 को प्राप्त करना, अगर हम बात करें कि एसडीजी में कुल कितने गोल होते हैं तो एसडीजी में 17 गोल होते हैं। दूसरा यूएन हैबिटेट 2016 यूएन हैबिटेट थर्ड को अपनाया गया। तीसरा यूएन हैबिटेट 2020। चौथा यूएनएफसीसी के लक्ष्य COP26 के 20वें सत्र में 2017 तक नेट जीरो की अवधारणा को अपनाया तथा जलवायु परिवर्तन के लिए वित्त कोष को लागू करना COP29 जो अजरबैजान में हुआ है, भारत इसके लिए अग्रसर हुआ। अगर हम इसके समाधान की बात करें तो दोस्तों आगे की क्या राह है या इनके संबंध में क्या चीज किया जाता है। स्पंज सिटी अवधारणा, दूसरा स्मार्ट जल प्रबंधन और पुनर्चक्रण, चौथा स्मार्ट सिटी अवसंरचना, पांचवा साइबर सुरक्षा। दोस्तों आज साइबर सुरक्षा बहुत ही ज्यादा एक विकराल रूप धारण किए हुए है, उस पर सुरक्षा करना तथा जन जागरूकता को बढ़ावा देना या लोगों को प्रशिक्षित या प्रशिक्षण करना। दोस्तों आज की हमारी क्लास कैसे लगी आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जय हिंद।